हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि सीटेट और पीएसटेट दोनों में ही जो मोस्टली आते हैं। मैं ये आपको सारे जो हैं हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को हमने कविता सिखानी है, तो उसके लिए क्या उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिसे छात्र सरलता से समझ सके, अगर बच्चे जो हैं वो इजीली समझते हैं तो वो तो अच्छी बात है ना, कोई भी कंसेप्ट। दूसरा है जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाला हो, कि मतलब जिससे बच्चा खुद सृजन कर सके। सृजन मीन्स के निर्माण कर सके, बना सके। तो ऐसी बातों को भी हमने क्या करना है, बढ़ाना है। हाँ, लेकिन हम अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि उपयोगी नहीं है, लेकिन ये तो उपयोगी है ना, कि छात्र अगर सरलता से सीख लें या वो सृजनात्मक जो है उनमें क्रिएटिविटी बढ़े, तो ये भी अच्छा है। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों या जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। ऐसी कविताएं जो है बच्चों को, आपने देखा होगा, छोटे लेवल पे ही पढ़ाई जाती हैं, जिसमें नीतियाँ हों या हंसी वाली हो गई, वीरता वाली, या पैट्रियोटिज्म वाली, देशभक्ति वाली हो गई, है ना, तो वो तो करवाई जाती हैं। तो उपयोगी क्या नहीं है। छोटे स्तर पे हम जो है बच्चों को राष्ट्रीय के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन हम उसे अंतर्राष्ट्रीय के बारे में नहीं बताते। अंतर्राष्ट्रीय वादों के बारे में जो है हम अपर लेवल पे जो है समझाते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। ठीक है, तो इसका जो है ये आएगा, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। नेक्स्ट जो है वो है भाषा सीखने की सही क्रम है। तो अगर हमने क्रम को याद करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको, अगर आपने इंग्लिश की कोई वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने करवाया था, समझाया था कि LSRW, ये आप याद कर लो। ये किसी में भी आ सकता है, चाहे इंग्लिश में आए, हिंदी में अगर कोई पंजाबी पेडागोजी जो है वो भी फिल किया हुआ तो उसमें भी आ सकता है। तो सबसे पहले लिसनिंग क्या होता है, सुनना। ठीक है, फिर उसके बाद LS के बाद क्या है, सुनना। ठीक है, R मतलब कि रीडिंग, और फिर होती है राइटिंग। तो अब हम ऊपर देख सकते हैं, अगर हम देखें कि लास्ट वालों में सभी में तो इन्होंने लिखा हुआ है लिखना 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 लिखना, है ना। तो लास्ट में सभी को ही पता है LSRW, W मीन्स की राइटिंग। तो इसका क्या आंसर आएगा, राइटिंग तो सभी में ही आएगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, श्रवण करता है, फिर करता है, फिर बोलता है और फिर पढ़ता है। ठीक है, कैसे आपको पता चला, LSRW मीन्स कि पहले करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, तो अब ये 4 आपने देखा होगा कि B और D वाले जो है ना सेम है। ठीक है, वो कैसे, इन्होंने सिर्फ बोलना जो है पहले दे दिया, पढ़ना बाद में दे दिया। इस वजह से जो D वाला है ना, जिसमें पढ़ना पहले दिया, वो गलत हो गया, क्योंकि पहले बच्चा जो है बोलना सीखता है फिर पढ़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, D। ठीक है, तो आपको ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको देखना होगा, क्योंकि आप देख लो कि श्रवण बाद में करेगा, पढ़ेगा पहले, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं बात करूँ कि बच्चा जो है पहले पढ़ रहा है फिर बोल रहा है, ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा, बोलना सीखता है फिर पढ़ता है, और पहले बोलना फिर श्रवण करना, ऐसा तो नहीं ना होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आंकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर हमने 8वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज हमने देखना है कि लैंग्वेज उसको कितनी आती है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, सबसे पहला है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। बच्चा, हम उसको आंक सकते हैं अगर वो किसी भी कहानी को नाटक के फॉर्म में या रियल वे में समझा सके। ठीक है, तभी उसको लैंग्वेज इजीली आती होगी, उसको समझ आएगी, तभी वो जो है हमें बता पाएगा। फिर है साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। ये देखते हैं, C वाला देखते हैं पहले, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, कि लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाए तब भी हमें भाषा के बारे में पता चलता है। फिर है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, कि बच्चा जो है अपने विचार प्रकट करे।
विचार प्रकट भी कर सकता है, लिखित परीक्षा का आयोजन भी कर सकता है, उससे भी हमें पता चलता है, हम आंकलन कर सकते हैं। अगर कोई टीचर जो है वो परीक्षा लेगी बच्चे की तो भी वो आंकलन कर सकती है। अपने विचार बच्चा प्रकट कराए तब भी उसे पता चल सकता है, और नाटक काव्य से भी पता चल सकता है। इसके सही आंसर की बात करें तो कम महत्वपूर्ण सबसे क्या है, समारोहों का आयोजन करना। ठीक है, वैसे तो समारोह का आयोजन करेगा साहित्यिक तो उसको समझ में आएगा, लेकिन बाकियों में से कि नाटक वगैरह से लिखित परीक्षा देगा या अपने विचार प्रस्तुत करेगा, वो जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर समारोह की अगर हम बात करें तो वो कम महत्वपूर्ण है। फिर जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है वो दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करने में जो है वो अटकेगा या अपने व्यूज़ को नहीं रख पाएगा, दैट मीन्स क्या है कि बच्चा जो है उसमें अभी इतना जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अगर उस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो जो है अटकेगा, बार बार जो है अपने विचार प्रकट नहीं कर पाएगा। तो एक शिक्षक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। फिर उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। अब आप बात देखो कि आत्मविश्वास तो उत्पन्न करना है हमने, लेकिन क्या हम किसी भी बच्चे में बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो सीधे गलत हो गया। फिर है उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बच्चा जो है वो बोल ही नहीं पा रहा, अटक रहा है, तो क्या हम कहेंगे उसको कि बार बार बड़े समूहों में बोले? हम उसे कहेंगे अपने पीर ग्रुप में बोल, छोटे छोटे समूहों में बोल। ठीक है, बार बार जो है प्रेपरेशन कर, कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर, फिर जाकर जो है बड़े समूह में बोल, है ना। तो इसी तरीके से ये डी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूहों में किस तरह बोला जाता है। हम उसे समझाएंगे नहीं, ठीक है, हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेंगे, लेकिन वो बलपूर्वक नहीं करना। ठीक है, तो फिर एक ऑप्शन बचता है कि प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। हम उसे अवसर पर जो है देंगे ताकि बच्चा जो है वो सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। मतलब वर्तनी मीन्स के जो हम यूज़ करते हैं, त्रुटियां मीन्स के मिस्टेक्स। अगर कोई भाषा हमने बच्चों को पढ़ानी है तो उसमें जो है वो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहला है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, कि बच्चे की जो है कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर है त्रुटियों का प्रकार बताकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें कर कर, त्रुटियों की उपेक्षा, कि हम कहेंगे कि त्रुटियां होनी ही होनी हैं, गलतियां होनी ही होनी हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने यही सोच लिया कि गलतियां होनी हैं तो बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, तो फिर बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, हम मोटिवेट ही नहीं वैसे कर पाएंगे। वर्तनी में कुछ बातें बताकर भी नहीं हो सकता और त्रुटियों के प्रकार से भी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? जब हम वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाएंगे, मीन्स कि किस तरह लैंग्वेज को बोला जाता है, उसके शुद्ध प्रोनाउंसिएशन को, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को बताएंगे और बार बार बच्चे की जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे हम ले सकते हैं कि पहले वर्ड था मेजर, ठीक है, मेयर बोलते थे इसे। अब जो है पहले मतलब बहुत ट्रेडिशनल टाइम में अगर हम बात करें 10-12 साल पहले, तो जो आज मेजर वर्ड है ना, उसकी प्रोनाउंसिएशन पहले मेयर होती थी। ठीक है, तो ये क्या है, शुद्ध उच्चारण अब क्या चल रहा है, मेजर बोलते हैं। तो हमने बच्चे की जो है उसको प्रोनाउंसिएशन सिखानी है और उसका जो है हमने अभ्यास भी करवाना है। ठीक है, तो ये जो है आज हमने कुछ जो है क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।